સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। बाइसेक की संधान व्याख्यान माला में उच्च शिक्षा से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का, अध्यापकों का मैं स्वागत करता हूं। यह लाइव कास्ट व्याख्यान माला है और अच्छी बात है कि आप हमें देख भी सकेंगे और मुक्तिबोध की कविता के बारे में हमारी बात भी सुन सकेंगे। आज का जो व्याख्यान है वह मुक्तिबोध की कविता से जुड़ा हुआ है। मुक्तिबोध की कविता के बारे में एक मान्यता ये है कि वह जो प्राइमरी स्तर के विद्यार्थी हैं या जो निम्न कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए उनकी कविता सुगम नहीं है, इस तरह का आरोप लगाया जाता है। हम ये भी जांच करेंगे कि इस तथ्य में कितनी सच्चाई है। मुक्तिबोध की कविता को समझने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो यही है कि मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं के बारे में अपनी आलोचना में कुछ बातें कही हैं। इसमें उनकी कविताएं कुछ मदद करती हैं। उनके समकालीन और परवर्ती कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने मुक्तिबोध की कविता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके जरिए भी हम मुक्तिबोध की कविता के बारे में समझ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी के जो आधुनिक बड़े आलोचक हैं उन्होंने भी मुक्तिबोध की कविता के बारे में अपनी बातें कही हैं, उससे हम मुक्तिबोध की कविता को समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मुक्तिबोध विशुद्ध रूप से कवि नहीं हैं। उनका जो सर्जक व्यक्तित्व है या रचनाकार व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा व्यापक है, विस्तृत काफ़ी है। वो कवि हैं, हम सभी जानते हैं कि वो कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं और इनके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। वो पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, नया खून में बहुत दिनों तक संवाददाता का काम करते रहे हैं। भारतीय संस्कृति और इतिहास पर उनकी एक किताब है जिस पर 1956 में मध्य प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी थी। तो मैं ये कह रहा था कि उनका जो व्यक्तित्व है वो तो काफ़ी बड़ा है। उसी का एक अटूट हिस्सा उसका यह कवि के रूप में सर्जक व्यक्तित्व है। तो जब उनकी कविता पर बात हो तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए मुक्तिबोध की कविता पर बात की जानी चाहिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि एक तो तरीका यही है कि आखिर में मुक्तिबोध ने क्या अपनी कविताओं के बारे में कुछ ऐसे सूत्र प्रदान किए हैं जिनके जरिए उनकी हम कविताओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हाँ, इस तरह का उन्होंने सूत्र प्रदान किया है। जैसे उनकी 3 जो है सैद्धांतिक आलोचना की पुस्तकें हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष है, एक साहित्यिक की डायरी है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है। इनमें इनके 2-3 ऐसे लेख हैं जो उनकी अपनी कविता को समझने में मदद करते हैं। अब तो ये तीनों मुक्तिबोध रचनावली के चौथे और 5वें खंड में संकलित भी हैं। तो एक उनका लेख है मुक्तिबोध का कि मेरी कविता और मेरी रचना प्रक्रिया। तो मुझे अभी भी याद है कि इस तरह की परंपरा छायावाद के पहले नहीं थी। छायावादी कवियों पर जब आरोप लगा तो अपनी कविता के बचाव में उन लोगों ने इस तरह के लेख लिखे। प्रसाद ने अपनी कविता के बारे में बहुत सारे स्पष्टीकरण किया है। निराला का तो लेख ही है कि मेरी गीत और कला। इसी तरह से पंत ने अपनी कविता की बड़ी लंबी लंबी भूमिकाएं लिखी। महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं की भूमिकाएं लिखी। मुक्तिबोध को भी अपनी कविता के बारे में, अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में ये बात करनी शुरू पड़ी। और ख़ास तौर से मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल तभी कविता के बारे में उठते हैं जब पाठकों को ये लगता है कि कविता जो है कवि की बड़ी दुरूह है और पूरी समझ में नहीं आ रही है। और मुक्तिबोध अपने समय में तो उतने चर्चित नहीं थे, लेकिन
उनकी मृत्यु के पश्चात उनका कवि रूप और आलोचकीय रूप बड़ा महत्वपूर्ण हो चला। उनके समकालीन कवियों के लिए, उनके परवर्ती कवियों के लिए, परवर्ती आलोचकों के लिए। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें उन्होंने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उसको हम ध्यान से अगर समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि उनकी कविता को समझने में हमें मदद मिलेगी। तो उन्होंने मेरी कविता की रचना प्रक्रिया में कहा कि देखिए, मैं तो तात्कालिक भावावेश का कवि नहीं हूँ। तात्कालिक भावावेश के कवि सवाल ये है कौन थे? तो उसमें छायावादी कवि आते हैं, उसमें उत्तर छायावादी कवि आते हैं, उसमें नई कविता के कवि या प्रयोगवाद से जुड़े हुए कवि भी आते हैं, जिसमें अज्ञेय हैं, धर्मवीर भारती हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। ये सब लोग तात्कालिक भावावेश के कवि हैं। मुक्तिबोध ने इनसे अपने को अलग करते हुए ये कहा कि मैं तो तात्कालिक भावावेश का कवि नहीं हूँ। कोई अगर घटना घटती है तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत लंबे समय तक हमारे ऊपर होती है। उसका परिणाम ये होता है, उसके पीछे मेरा एक दर्शन है, मेरा एक विजन है। मैं ये मानता हूँ कि जो यथार्थ है, एक घटना से जुड़ा हुआ जो यथार्थ है उसका संबंध दूसरी घटना से होता है, और दूसरी घटना के यथार्थ का संबंध तीसरी घटना से होता है, और जो समग्र यथार्थ होता है वो हमेशा गतिशील होता है। इसलिए तात्कालिक भावावेश में मैं कविता लिख नहीं पाता हूँ। अगर मैं लिखूँ तो वे कविताएं अधूरी भी रहती हैं और सार्थक होती नहीं, उनमें बहुत कुछ कमियां रह जाती हैं। कारण ये है कि कोई भी किसी भी घटना के बारे में कोई भी जो घटना है वो हमारे हृदय पर, हमारे विचारों को बहुत देर तक बेचैन करती रहती है, और तब बहुत लंबे समय के बाद जब वो हमारे भाव के भीतर, हमारे विचारों के भीतर वो काफ़ी सुस्थिर हो जाती है, तो कविता का वो रूप लेती है। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं नहीं लिख पाता। बड़ा रोचक होगा अगर अज्ञेय की बात के बरक्स मुक्तिबोध की बात रखी जाए। अज्ञेय ने कहा था मैं लंबी कविताएं नहीं लिखता, उस तरह का कवि भी नहीं हूँ, और मुक्तिबोध ने ठीक इसका उल्टा कहा कि मैं जो है छोटी कविताएं नहीं लिख पाता। मेरी जो कविताएं होती हैं अक्सर उनका आकार बड़ा होता है। तो उसका कारण यही है कि जो चिंतन है कि यथार्थ जो है एक यथार्थ दूसरे से जुड़ा हुआ है, और वो अपनी समग्रता में हमेशा गतिशील होता है। तो इसलिए मुक्तिबोध छोटी कविताएं नहीं लिख पाते, और ज़्यादातर उनकी कविताएं लंबी ही होती हैं। और उन्होंने कहा कि ये मेरी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जो अधूरी कविताएं होती हैं वो पूर्ण नहीं होती, उनमें कुछ न कुछ खामी रह जाती है, तो इसलिए मैं उनको छोड़ देता हूँ। तो अपनी रचना के बारे में, अपनी कविता के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह कही। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि भाई कविता के लिए, और ये हमारी कविता में भी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं लय को आवश्यक मानता हूँ, तुक को भी आवश्यक मानता हूँ। उसमें अगर बिंब और प्रतीक है तो वह भी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कविता में विन्यास। विन्यास अगर कविता में है तो वह विचारों की श्रृंखला को संयमित करता है, वह बिंबों को बांधे रखता है, वह प्रतीकों को बांधे रखता है। लय भी जो है वो कविता को एक संयम के साथ अपने कंट्रोल में रखती है। तो ये सारी चीज़ें कविता के लिए ज़रूरी है। यहाँ तक कि उसमें जो भाव आते हैं, उसमें जो विचार आते हैं, उसमें जो नाटकीयता होती है, ये सब भाव के अनुशासन में ही आते हैं। भाव को छोड़कर कविता में कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन ये भाव जो है वो छायावादी किस्म का भाव नहीं है, क्योंकि मुक्तिबोध का एक पारिभाषिक शब्द जितना आलोचना में चर्चित है, उतना ही मुझे लगता है कि उनकी कविताओं के बारे में भी सच है कि वो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन की बात करते थे। तो ये जो संवेदना है, जो भाव है, वह ज्ञान से अनुशासित है, और जो ज्ञान है उसमें भाव की सरसता है। तो इस तरह की बात करते थे मुक्तिबोध। तीसरी बात उनकी कविता को समझने के लिए जो बेहद ज़रूरी है, उसमें मुक्तिबोध ही अपने आलोचना के जरिए
हमारी मदद करते हैं। और वो तीसरी बात ये है कि इनकी जो कविताएं हैं वो प्राइमरी लेवल की कविताएं नहीं है, वो प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की कविताएं नहीं है, माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की कविताएं नहीं हैं। इस तरह की अगर कविताएं देखनी हो तो आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़े द्विवेदी के कवि थे मैथिली शरण गुप्त, आप बहुत सारी उनकी कविताओं से शायद परिचित होंगे। उनमें बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जिसमें उनका आग्रह रहता था केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ऐसा उनका मतलब आग्रह था। तो इसी से जुड़ी हुई एक कविता है कि उपदेश कविता में अगर जरूरी है तो ऐसी ही कविता हो सकती है। उन्हीं कविता है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो। तो मतलब ऐसी कविता को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ से कविता आपको सुनाई पड़ेगी और दूसरी तरफ से आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसी तरह से जो उत्तर छायावाद के कवि हैं, हम नरेंद्र शर्मा का नाम लेते हैं, हरिवंश राय बच्चन का नाम लेते हैं, उनके बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो इतने सरल हैं कि उसमें अर्थ की कठिनाई कोई नहीं है और ज़्यादातर उपदेशात्मक ही गीत हैं। तो जो ऐसे गीत हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, या फिर जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था वह भी क्या है बहुत प्यारा था, टूट गया तो टूट गया अंबर क्यों कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। अब ऐसे गीतों को समझने में कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुक्तिबोध ने ये कहा, वो लेख उनका बड़ा प्रसिद्ध है, जनता का साहित्य कैसा होना चाहिए या जनता के लिए साहित्य कैसा होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, उसमें उन्होंने साफ कहा कि भाई ऐसा है कि जनता के लिए साहित्य कैसा होना चाहिए। जनता के साहित्य का मतलब है जनता के लिए साहित्य। जनता के लिए साहित्य का मतलब क्या है? कहा भाई जनता के लिए कुछ साहित्य ऐसा होगा जो प्राइमरी लेवल का होगा। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि मैथिली शरण गुप्त की ये कविता कुछ इसी तरह की है, हरिवंश राय की जो कविता है वो भी कुछ इसी तरह की है। मंच पर बहुत सारी हम कविताएं इस तरह की सुनते हैं जो कि हमें बड़ा मज़ा आता है, मनोरंजन देती हैं, लेकिन हमारे वे मानसिक परिष्कार नहीं करती, अर्थ की दृष्टि से वे हमें उतना समृद्ध नहीं करती। तो बहुत सारी कविताएं ऐसी होती हैं। तो लेकिन मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं उसके लिए बराबर आपको एक सामान्य स्तर से ऊंचे का ज्ञान आपको अर्जित करना पड़ेगा, अपना मानसिक संस्कार करना पड़ेगा। जब आदमी इतनी काबिलियत हासिल करेगी, जनता इतनी काबिलियत हासिल करेगी, तब जाके मुक्तिबोध की कविता को पढ़कर वो समझने के लायक होता है। उन्होंने उदाहरण भी दिया इस लेख में, कहा भाई कि मार्क्स का जो दास कैपिटल है, क्या कोई उसे पढ़ करके तुरंत समझ सकता है? क्या लेनिन के जो ग्रंथ हैं या मैक्सिम गोरकी का जो उपन्यास है, क्या कोई सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति क्या उसे समझ सकता है? उसके लिए एक पात्रता तो अर्जित करने पड़ेगी, शिक्षा तो अर्जित करनी पड़ेगी। तो मुक्तिबोध की कविताओं को यह निराला है। इसके पहले उनकी सारी कविताएं सरल नहीं हैं। राम की शक्ति पूजा आप ये समझिए कि एक बार में पढ़ लें और समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं है। बड़े बड़े पंडितों की बुद्धि चकरा जाती है। तो मुक्तिबोध की कविता को समझने के लिए खुद मुक्तिबोध ऐसी अपेक्षा रखते थे कि एक पात्रता, एजुकेशन, एक स्टैंडर्ड एजुकेशन अपेक्षित है। तो ये तीन बातें उनकी कविता को समझने के लिए ज़रूरी है। उनके बारे में उस समय के कुछ कवियों ने लिखा, बड़ी अच्छी परंपरा थी, मैं कहूँगा, जो कि परंपरा धीरे धीरे क्षीण हुई और होती जा रही है कि छायावाद के बाद जब खास तौर से प्रयोगवाद और नई कविता का दौर आया, तो उस समय मैं ये कहूँगा कि एक बड़ा कवि दूसरे बड़ा कवि पर लिखता था उस समय।
केदार पर बहुत अच्छी कविता नागार्जुन की है और नागार्जुन ने बहुत अच्छी कविता केदारनाथ अग्रवाल पे लिखी है। शमशेर पे बहुत अच्छा लेख मुक्तिबोध का है शमशेर मेरी दृष्टि पर, और शमशेर बहादुर सिंह उन्हीं के समय के कवि हैं, उनसे बड़े भी थे उम्र में। और वो जो है उन्होंने शमशेर की कविता पर बहुत अच्छा लेख लिखा है जो चांद का मुँह टेढ़ा है में संकलित है लेख। और उस लेख में उन्होंने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं और मुझे लगता है कि मुक्तिबोध की कविता पढ़ते समय इस बात का हमें बराबर ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने एक बात तो ये कही कि भाई मुक्तिबोध जो है वो ठीक है कि नई कविता के दौर के कवि हैं। प्रयोगवाद के दौर में जब तार सप्तक निकला तो पहले माने तार सप्तक में उनकी कविताएं छपी, वो सही है, लेकिन छायावाद की सीमाएं उन्होंने लांघी। प्रयोगवाद का उन्होंने हथियार लिया, नई कविता का हथियार लिया, और प्रगतिवाद का जो मार्क्सवादी दर्शन है या वामपंथी दर्शन है उससे लेकर उन्होंने कविता में बिल्कुल विशिष्ट प्रयोग किया। और दरअसल निराला की जो स्वस्थ परंपरा है, कविता की स्वस्थ परंपरा है, मुक्तिबोध ने उसको ही आगे बढ़ाया। और उनके जो मुक्त छंद हैं मुक्तिबोध के, वो भी निराला के ही मुक्त छंद का अपने समय में विकास करते हैं। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात शमशेर ने कही। मैं इसी मौके पे अशोक वाजपेयी को भी याद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी मुक्तिबोध की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन किया है। तो उसमें एक छोटी सी उन्होंने प्रस्तावना लिखी है और उसमें उन्होंने कहा कि मुक्तिबोध की कविताओं का जो ढांचा है, स्थापत्य है, इसमें उनका कोई पूर्वज नहीं है।